Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is GI tag for Meghalaya product. तो जो GI टैग दिया गया है मेघालय के प्रोडक्ट के लिए, तो जानेंगे किस चीज़ को दिया गया है। मेघालय लकडोंग टर्मरिक अलॉन्ग विद गरो डकमांडा ट्रेडिशनल ड्रेस, लारनाई पोट्री एंड गरो चुबूची अल्कोहलिक बिवरेज, इन सब को दिया गया है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग को। तो इन सब के बारे में एक एक करके हम जानेंगे। लैकडोंग टर्मरिक, ये लैकडोंग एरिया जंटिया हिल मेघालय पे ग्रो करता है। हाईली कुकुमिन कंटेंट इसमें पाया जाता है 6.8 से 7.5% का। गरो डकमांडा की अगर हम बात करें तो ये भी मेघालय में पाया जाता है। ये ट्रेडिशनल ड्रेस है जिसको कि वॉन किया जाता है गरो ट्राइब्स के द्वारा। लारनाई पोट्री मेघालय, आर्टिसनल ब्लैक पोट्री है जेंटिया हिल्स का। गरो चुबूची मेघालय, ये राइस बेस्ड अल्कोहलिक बिवरेज है गरो ट्राइब्स का, जिसको कि जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैक्स, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी इन इंडिया। पैक्स जो है इसके बारे में हम जानेंगे। पीआईबी की न्यूज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले भी कंसिडर कर रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने इंट्रोड्यूस किया है मॉडल बाई लॉ को, जो कि रिवाइटलाइज करेगा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी पैक को। ये मॉडल बाई लॉ होता क्या है? मॉडल बाई लॉ एम्पावर करता है आपका जो पैक है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को डाइवर्सिफाई करके इंगेज करके ओवर 25 बिजनेस एक्टिविटी में, जिसमें कि डायरी, फिशिंग, गोडाउन, क्रेडिट, सर्विस और भी एक्टिविटी आते हैं। प्रोविजन जो है इंश्योर करना कि इंक्लूसिव मेंबरशिप हो, एडिकेट रिप्रेजेंटेशन के साथ वुमेन का, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप्स का। ये जो गाइडलाइंस है इसका मकसद है गवर्न करना ग्रासरूट फंक्शनिंग को पैक्स का। ये आउटलाइन करता है उनके स्ट्रक्चर और ऑपरेशन को। पर्पस है इसका इन्हेंस करना इकोनॉमिक वायबिलिटी को और एक्सपेंड करना उनके रोल को रूरल एरियाज के लिए। क्या स्टेटस है पैक का भारत में? With approximately 13 crore farmer as member, PACs are integral to the country three-tier short-term cooperative credit system. Approximately 13 करोड़ फार्मर जो है वो इसके मेंबर है। पैक्स इंटीग्रल है कंट्री के 3-tier शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम का। पैक के बारे में हम जान ले। Established in 1904, PAC contribute to significantly to financial inclusion with minimal paperwork, facilitating timely access to capital for farmer. पैक को इस्टेब्लिश किया गया था 1904 में। पैक्स कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली फाइनेंशियल इंक्लूजन में कम से कम पेपर वर्क के साथ। ये फैसिलिटेट करता है टाइमली एक्सेस कैपिटल का फार्मर्स के लिए। क्या रोल है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी पैक्स का रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए भारत में? तो सबसे पहले ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में मदद करता है। ये एक विलेज लेवल इंस्टीट्यूशन है जो कि काम करता है डायरेक्टली रूरल रेसिडेंट के साथ। ये इनकरेज करता है एग्रीकल्चरिस्ट को कि वो सेव करे, एक्सेप्ट करे डिपॉजिट को उनसे और लोन दे उनको जो कि डिजर्विंग बोरोवर है, और कलेक्ट करे रीपेमेंट को। एक्सटेंडिंग क्रेडिट, ये एक्सटेंड करता है क्रेडिट को। पैक्स हैव द कैपेसिटी टू एक्सटेंड क्रेडिट विथ मिनिमल पेपर वर्क विद इन अ शॉर्ट टाइम। पैक का कैपेसिटी है कि एक्सटेंड करता है क्रेडिट को कम से कम पेपर वर्क के साथ शॉर्ट टाइम के अंदर ही। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड scheme launched by the government is facilitated through PACs. It provides farmer with a simplified credit card to access short-term credit for crop cultivation and allied activity. They account for 41% of all किसान क्रेडिट कार्ड लोन। जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है जिसको कि लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, इसको भी फैसिलिटेट किया जा रहा है पैक के मदद से। ये प्रोवाइड करता है फार्मर को एक सिंप्लीफाइड क्रेडिट कार्ड जो कि एक्सेस करता है शॉर्ट टर्म क्रेडिट को क्रॉप कल्टीवेशन और अलाइड एक्टिविटी के लिए। जो अकाउंट है ये 41% है किसान क्रेडिट कार्ड लोन का। प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर इनपुट, ये प्रोवाइड कर रहा है एग्रीकल्चर इनपुट को भी। ये सप्लाई करता है एग्रीकल्चर इनपुट को जैसे कि फर्टिलाइजर हो गया, सीड हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, और इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है इसको फार्मर्स की मदद से। सपोर्टिंग स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, ये सपोर्ट कर रहा है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को। जो आपका किसान क्रेडिट कार्ड लोन है जो कि प्रोवाइड किया जाता है पैक्स की मदद से, ये एक रिमार्केबल 95% है जो कि अवेल कराया जाता है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को पैक्स की मदद से, जो कि अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू में अगर हम बात करें तो 3 करोड़ फार्मर्स के लिए होगा। मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ये मार्केटिंग करता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। पैक्स मदद करता है फार्मर को मार्केटिंग में उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, और प्रोवाइड करता है उनको सपोर्ट खोजने में बेटर मार्केट को। इस कारण ये इम्प्रूव करता है फार्मर्स के इनकम को और रिड्यूस करता है डिपेंडेंसी को मिडिलमैन के ऊपर। जैसे कि केरला में पैक्स प्ले कर रहा है एक एक्टिव रोल को मार्केटिंग करने में कैश क्रॉप के लिए, जैसे कि रबर या स्पाइसेस हो गया। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, इसमें भी ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। पैक कंडक्ट वेरियस ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम एंड वर्कशॉप टू इनहेंस द फाइनेंशियल लिटरेसी एंड अवेयरनेस ऑफ फार्मर, एम्पावरिंग देम टू मेक इन्फॉर्म फाइनेंशियल डिसीजन। ये कंडक्ट करते हैं बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम और वर्कशॉप को ताकि इन्हेंस किया जा सके फाइनेंशियल लिटरेसी और अवेयरनेस को फार्मर के लिए।
एम्पावर करते हैं उनको कि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। जैसे कि महाराष्ट्र में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए, ऑर्गेनिक फार्मर के लिए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है इसको लेके। तो सबसे पहला इनएडिकेट कवरेज, कवरेज जो है वो काफ़ी कम है कुछ एरिया में, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के एरिया में सिर्फ 50% रूरल हाउस होल्ड जो है वो कवर है मेंबर के रूप में। इनएडिकेट रिसोर्स, रिसोर्स की कमी है। पैक रिसोर्सेज इनसफिशियंट है शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म क्रेडिट के लिए, जो कि आवश्यक है रूरल इकोनॉमी में। ओवर ड्यू एनपीए, जो आरबीआई की रिपोर्ट है जिसमें लैंडिंग जो है रुपीज़ 1,43,044 करोड़ का, उसमें एनपीए जो है 72,550 करोड़ का है, यानी एनपीए बहुत ज़्यादा है। ओवर ड्यू हैम्पर करता है सर्कुलेशन को लोनेबल फंड का, ये डिमिनिश करता है बोरोइंग और लैंडिंग पावर को, और टेनिश करता है जो इमेज है सोसाइटी का। इनिशिएटिव टेकन टू स्ट्रेंथन द फंक्शनिंग एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पैक इन इंडिया, जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है ताकि मजबूत किया जा सके फंक्शनिंग को और इफेक्टिवनेस को पैक्स का भारत में। तो कंप्यूटराइजेशन, जो बजट 2023 था इसमें अनाउंस किया गया था ₹2,516 करोड़ कंप्यूटराइजेशन के लिए 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी का नेक्स्ट 5 ईयर में, जिसका मकसद है लाना ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को उनके ऑपरेशन के लिए, और इनेबल करना उनको कि वो डाइवर्सिफाई करें उनके बिजनेस को और ज़्यादा एक्टिविटी को प्रोवाइड करे। क्रेडिट लिंकेज विथ नाबार्ड, पैक जो है वो लिंक किया गया है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल एंड डेवलपमेंट नाबार्ड के साथ। ये इनेबल कर रहा है उनको कि वो एक्सेस कर पाए फाइनेंशियल रिसोर्सेज का और एक्सपर्टाइज मिले उनको बेटर फंक्शनिंग के लिए। मेकिंग पैक मल्टी डायमेंशनल, जो पैक को मल्टी डायमेंशनल बनाने की बात कही गई है। तो जो मॉडल बाय लॉ है जिसको कि प्रिपेयर किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के द्वारा कंसल्टेशन के बाद सारे स्टेक होल्डर के साथ, ये इनेबल करता है पैक को कि वो डाइवर्सिफाई करे इसके बिजनेस को, अंडरटेक करके मोर देन 25 डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी को, जिसमें डायरी, फिशरी, गोडाउन, कस्टम हायरिंग सेंटर, फेयर प्राइस शॉप, एलपीजी, डीजल, पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन सब आता है। मल्टी स्टेक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है बनाया जा रहा है सीड मार्केटिंग ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग और एक्सपोर्ट ऑफ फार्मर प्रोड्यूस के लिए। कॉमन सर्विस सेंटर की अगर हम बात करें तो जो डिलीवरी या कॉमन सर्विस सेंटर सर्विसेज का पैक के मदद से ये एक बड़ा स्टेप है स्ट्रेंथन करने के लिए उनको, जो कि अलाउ कर रहा है पैक को कि वो प्रोवाइड करे फैसिलिटी को, जैसे कि कॉमन सर्विस सेंटर हो गया कंट्री पे, और बेनिफिट जो है इसका पहुंच पा रहा है करोड़ों पीपल तक जो कि रह रहे रूरल एरियाज में कंट्री के। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो पैक है वो बेडरॉक है भारत के कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए, और जो कंटिन्यूअस एफर्ट है वो जरूरी है इन्हेंस करने के लिए उनके वायबिलिटी को और कंट्रीब्यूट करने के लिए सस्टेनेबल रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बैन ऑन यूजिंग शुगर कैन जूस एंड शुगर सिरप फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन, जो बैन किया गया है उपयोग शुगर कैन जूस का और शुगर कैन सिरप का इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, जानेंगे इसके बारे में हम। तो जो गवर्नमेंट है उन्होंने टेम्पोररी बैन कर दिया है जो उपयोग है शुगर कैन जूस और शुगर कैन सिरप का इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, अनसर्टेनिटीज को देखते हुए कैन आउटपुट का करेंट सीजन के लिए शुगर कंट्रोल ऑर्डर 1966 के मदद से ये टेम्पोररी बैन क्यों किया गया है। तो गवर्नमेंट का मकसद है मेंटेन करना एडिकेट डोमेस्टिक शुगर अवेलेबिलिटी को और प्राइस के स्टेबिलिटी को, एक एस्टिमेट फॉल होने के कारण शुगर प्रोडक्शन का करेंट सीजन पे शुगर मिल जो है वो फाइंड कर रहे हैं मोर प्रॉफिटेबल सेल करना शुगर केन को और सिरप को ऑयल मार्केटिंग कंपनी के पास इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए, लेकिन इसके कारण क्या है शॉर्टेज हो सकता है शुगर का इंडियन मार्केट में। विल इट इम्पैक्ट द गवर्नमेंट गोल ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग, क्या ये इसका प्रभाव पड़ेगा जो गवर्नमेंट का गोल है इथेनॉल ब्लेंडिंग का। तो गवर्नमेंट का कहना है कि जो बैन है ये नहीं इम्पैक्ट करेगा भारत के गोल के ऊपर अचीव करने का जो 20% का इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट है 2025-26 का, तो इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा ये गवर्नमेंट का कहना है। गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो प्रमोट करेंगे इथेनॉल प्रोडक्शन को, इसमें उपयोग किया जाएगा अल्टरनेट फीड स्टॉक का, जैसे कि बी एंड सी हैवी मोलासेस, डैमेज राइस, मेज का। गवर्नमेंट जो है वो एक्सप्लोर कर रहा है उपयोग को मेज का एक फीड स्टॉक के रूप में इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, इसमें प्लान है कि प्रोक्योर किया जाएगा मेज को डायरेक्टली फार्मर से मिनिमल सपोर्ट प्राइस में। 2022-23 में इथेनॉल सप्लाई ईयर के दौरान गवर्नमेंट ने अचीव किया था 12% ब्लेंडिंग को इथेनॉल का पेट्रोल के साथ, और टारगेट था कि करंट ईयर में 15 ईयर कर लिया जाए। जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए, तो कौन कौन सा प्रोग्राम है, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 का इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, जिसमें टारगेट है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का पेट्रोल में 2025 तक। पीएम जीवन योजना प्रोवाइड करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट को सेटअप करने के लिए सेकंड जनरेशन इथेनॉल प्रोजेक्ट के लिए E100 पायलट प्रोजेक्ट, रिपर्पस यूजिंग कुकिंग ऑयल रुको हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रेस सिंड्रोम, तो हम जानेंगे ड्रेस सिंड्रोम के बारे में। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन IPC हैज इश्यू अ ड्रग सेफ्टी अलर्ट regarding the painkiller Meftal, cautioning about potential adverse reaction associated with mefenamic acid, including the risk of drug rash with eosinophilia and systemic symptom syndrome। जो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन है IPC, उन्होंने एक इश्यू किया है ड्रग सेफ्टी अलर्ट को
पेन किलर मेप्टल को लेके उन्होंने कॉशन किया है जो पोटेंशियल एडवर्स रिएक्शन हो सकता है इसका मेफनेसिमन एसिड के साथ, जिसमें कि रिस्क है ड्रग रेस विथ एसनोफेलिया एंड सिस्टेमिक सिम्टम्स ड्रेस सिंड्रोम का। ये ड्रेस सिंड्रोम होता क्या है? तो ये आपका एक सीवियर और पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग आइडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन है कुछ टाइप के मेडिकेशन को लेके। इसको कैरेक्टराइज किया गया है जो डिलेड होता है ऑनसेट होने में सिम्टम्स का, जिसमें कि फीवर, स्किन रैश, लिम्फेडिनोपैथी, एस्नोफिलिया जो इंक्रीज होता है टाइप वाइट ब्लड सेल का, और वेरियस सिस्टमेटिक मैनिफेस्टेशन आते हैं। ये मेफ्टल है क्या? मेफ्टल एक कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन है जिसमें कि रूमेटोइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, डिस्मेनोरिया और माइल्ड टू मॉडरेट पेन होता है, इन्फ्लेमेशन, फीवर, डेंटल पेन, मसल जॉइंट पेन, पीरियोडिक पेन, सोल थ्रोट, नर्व पेन और मसल एचेस होता है। अगर लंबे समय तक उपयोग होता है मेप्टल का तो सिमिलर ड्रग जो है वो इंक्रीज कर देंगे जो रिस्क है स्टोमक अल्सर, ब्लीडिंग और एडवर्स इफेक्ट में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जिसका हेडक्वार्टर गाजियाबाद में है उत्तर प्रदेश के, इसको फाउंड किया गया था 1956 में। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है, जो कि सेट करता है स्टैंडर्ड को सारे ड्रग्स के लिए जिसको कि मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, बेचा जा रहा है या कंज्यूम किया जा रहा है भारत में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्थ जनरेशन न्यूक्लियर प्लांट। तो जो फोर्थ जनरेशन न्यूक्लियर प्लांट है इसके बारे में हम जानेंगे। चाइना ने लॉन्च किया वर्ल्ड का पहला कमर्शियल ऑपरेशन को फोर्थ जनरेशन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर पावर प्लांट का। सीडीओ पे प्लांट है, ये आपका ईस्टर्न शेडोंग प्रोविंस में है। तो किस कंट्री ने किया, ये किस टाइप का पावर प्लांट है, ये इंपॉर्टेंट है। जैसा कि बाकी कन्वेंशनल रिएक्टर है, ये जो प्लांट है ये उपयोग करेगा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर रिएक्टर है जिसको कूल किया जा रहा है गैस के मदद से, ना कि प्रेशराइज वाटर के। ये जो आपका एसएमआर है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ये कंसीडर करता है मोर इफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव तरीके को, और ये एम्प्लॉय करता है बहुत सारे एप्लीकेशन को जैसे कि हीटिंग, डिसैलिनाइजेशन, स्टीम को इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए। ये आपका स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होता है क्या है? ये एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर है जिसका कैपेसिटी अप टू 300 मेगावाट पर यूनिट का है। ये ऑफर करता है एडवांटेज को जैसे कि इसकी सिंप्लिसिटी हो गया, सेफ्टी हो गया, कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो गया। एसएमआर जो है ये फैक्ट्री मेड हो सकता है या ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है उसको साइट में इंस्टॉलेशन के लिए। एसएमआर इकोनॉमिक और टाइम इफिशिएंट है ये जो ट्रेडिशनल रिएक्टर है उसके कंपैरिजन में। इसके लिए आपको रिफ्यूलिंग जो है 1 to 2 ईयर में करना पड़ता है। एसएमआर जो है उसका आवश्यकता नहीं है रिफ्यूलिंग करने के लिए 3 से 7 ईयर्स तक, तो मतलब कि टाइम भी कम लगता है, इसको कम रिफ्यूल करना पड़ता है। इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कंसिडर कर रहा है कि वो ऑफर करेंगे इंसेंटिव को सिमिलर टाइप के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के अंतर्गत, ताकि इंकरेज किया जा सके मैन्युफैक्चरिंग को स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का, जिसका मकसद है इंक्रीज करना न्यूक्लियर पावर के शेयर को इंडिया के एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। भारत में अभी क्या है 22 ऑपरेटिंग रिएक्टर है जिसका इंस्टॉल कैपेसिटी जो है 7480 मेगावाट का है। इंडिया करेंटली सेकेंड स्टेज में है 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम में का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023। तो जो ग्लोबल कूलिंग वॉच है 2023 का, इसके बारे में हम जानेंगे। ये जो ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 का रिपोर्ट है यूएनईपी का, तो किसका रिपोर्ट है? यूएनईपी का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हाईलाइट कर रहा है जो पाथवे है अचीव करने के लिए नियर जीरो एमिशन को कूलिंग से। इस रिपोर्ट के बारे में हम जान लें तो ये फोकस कर रहा है 3 की मेजर्स के ऊपर: पैसिव कूलिंग, हायर एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड और फास्टर फेज डाउन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग रेफ्रिजरेंट। यह अलाइन करता है ग्लोबल कूलिंग प्लेज के साथ। इस रिपोर्ट का मकसद है रिड्यूस करना कूलिंग रिलेटेड एमिशन को और प्रमोट करना सस्टेनेबल कूलिंग को। ये रिकमेंड करता है कि जो इनकॉर्पोरेट किया जाए मेजर्स को, बिल्ड करने के लिए कोड को और यूटिलाइज किया जाए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को, ताकि ड्राइव किया जा सके डिमांड को हायर एफिशिएंट प्रोडक्ट का। जो रिपोर्ट है कूलिंग कोलिशन का, जिसको कि रिलीज किया गया था COP28 क्लाइमेट टॉक के दौरान, ये सजेस्ट करता है कि इंप्लीमेंट किया जाए अबव गिवन मेजर्स को ताकि रिड्यूस किया जा सके प्रिडिक्टेड 2050 एमिशन को कूलिंग का एटलीस्ट 60% तक। ये जो है कंबाइंड करके रैपिड पावर ग्रिड डिकार्बोनाइजेशन के साथ ये मेजर्स रिजल्ट करेगा अप टू 96% रिडक्शन में एमिशन का कूलिंग सेक्टर से। इसके पहले यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम कूलिंग कोलिशन जो था और COP28 ने होस्ट किया था, यूनाइटेड अरब एमिरेट इंट्रोड्यूस ग्लोबल कूलिंग प्लेज को। इंडिया ने डिक्लाइन कर दिया था साइन करने से इस प्लेज को। 2016 में 150 कंट्री ने साइन किया था किगाली अमेंडमेंट को, जिसमें भारत भी था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए, जिसमें एग्री किया गया था कि वो रिड्यूस करेंगे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के कंजम्पशन को 80% तक 2047 तक। भारत का जो कूलिंग एक्शन प्लान है जिसको कि लॉन्च किया गया 2019 में, इसमें कहा गया कि रिड्यूस किया जाएगा कूलिंग डिमांड को हर एक सेक्टर के लिए 20% तक 25% तक 2037-38 तक। मतलब कि भारत में कहा गया है कि जितना भी सेक्टर है कूलिंग डिमांड का उसमें रिड्यूस किया जाएगा 20 से 25% तक 2037-38 का टारगेट रखा गया है। और जो रेफ्रिजरेंट डिमांड है उसमें भी 25 से 30% का रिड्यूस किया जाएगा 2037-38 तक।
दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.